अरे बोल दो भाई, कुछ बोलो। ब्रिटिशर्स को क्या लगता था, इंडियंस सब पागल, कम बुद्धि के और पुराने विचारों वाले, पर उन्हें नहीं पता जब उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी इंट्रोड्यूस की उससे पहले हम प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पे कर चुके थे इंडिया में। ना हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, ना हम आगरा में रहने वाले हैं, ना हम कहीं पे रहने वाले, हम कौन है, वी और इंडियंस। हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट किया है पूरे सॉन्ग में। जो कंट्री में ऊपर हवाएं बहती है ना, मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी। डांस फॉर्म्स, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी। शेड्यूल लैंग्वेजेस। नेशनल सॉन्ग ने क्या किया, लोगों को यूनाइट किया। चलो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हमें बहुत सारे डाउट्स थे, तो एक बार डाउट्स को क्लियर करते हैं कि हम इसमें कैसे करने वाले हैं कि सेक्शन ए में हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं विद असर्शन एंड रीजनिंग। इस चैप्टर से बेसिकली हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद होना चाहिए, है ना। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आया, 3 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आए, 5 मार्क्स में क्या आए, और बेसिकली मैप जो 2 नंबर का आता है हिस्ट्री से। और हमें पता है मैप किस चैप्टर से आता है, नेशनलिज्म इन इंडिया से ही, ठीक है। तो 2 नंबर का मैप मार्क्ड आता है। अगर 2 नंबर नहीं लिए तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है कि हमने इसमें 2 नंबर नहीं लिए, क्योंकि बिकॉज द मैप इज वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। मतलब बच्चों को जैसे कटोरी में चम्मच में दूध और सब कुछ डाल के देते हैं ना, नाउ हैव, ऐसा है मैप, सच में ऐसा है, ठीक है। तो कमिंग टू नेशनलिज्म इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर 2 रैडिकल लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस हमारी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया में बनी, तो कौन से पॉलिटिकल लीडर्स रेडिकल लीडर्स थे और मेंबर्स ऑफ कांग्रेस थे। तो देखो रेडिकल वर्ड और कंजर्वेटिव वर्ड पे बिल्कुल ध्यान मत दो। अभी हमें क्या देखना है, सबसे पहले मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें भगत सिंह एंड बुटेश्वर दत्ता, नहीं सुना हमने कांग्रेस का पार्ट। मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, दे वर द मेंबर्स ऑफ द स्वराज पार्टी। तो 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। तीसरा ऑप्शन हमारा है जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू वाज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। भाई आज भी हम सुनते ही आ रहे हैं, उन्हीं की हायरकी चल रही है। सोनिया गांधी, ये इंदिरा गांधी, सब वही उन्हीं की हायरकी चल रही है। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन हो सकता है। 4th इज पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड GD बिरला, दीज वर द इकोनॉमिस्ट, है ना। ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये कांग्रेस के लीडर्स नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, C। डन है, ठीक है। अब सेकंड में है आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमें अप्रोप्रिएट रीजन फाइंड आउट करना है। किस चीज का अप्रोप्रिएट रीजन फाइंड आउट करना है, फॉलोइंग ऑप्शंस में से। मतलब हमें रीजन ज्यादा ऑप्शंस में से नहीं, सिर्फ 4 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। क्या, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नॉन पार्टिसिपेशन किसका हुआ था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हुआ था। वो हमें क्यों हुआ था, ये रीजन फाइंड आउट करना है। कमिंग टू द आंसर इज इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोज टू द कांग्रेस, ऐसा। ब्रिटिश ऑफर्ड देम गुड सैलरीज, दे वर रिलक्टेंट टू बायकॉट फॉरेन गुड्स और ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। देखो पीछे से चलते, ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म वाज नॉट ग्रोइंग, नेशनलिज्म वाज ग्रोइंग, तो क्रॉस, ठीक है। पीछे चलते, दे वर रिलेक्टेंट टू बायकॉट फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स बायकॉट करने में रिलेक्टेंट थे कि हम नहीं बायकॉट करेंगे, नहीं, वो तो नॉन कॉपरेशन में कर चुके थे, ठीक है। ब्रिटिश ऑफर्ड देम गुड सैलरीज, ब्रिटिश तो रख ही नहीं रही थी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट तो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है ना। इंडस्ट्रियल वर्कर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ही काम कर रहा था, तो बचा क्या हमारे पास बेस्ट रीजन, इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोज टू कांग्रेस, ठीक है। अब आते हैं हम 3rd पे, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है ना, तुम्हारा बर्थडे या तुम्हारे दादा का बर्थडे, फिर तुम्हारे पापा का बर्थडे, फिर तुम्हारा बर्थडे, तो दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर हम सबसे पहले हमारा वो लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, ईयर्स लिख लेते हैं, तो सो दैट इट कैन बी इजी। अब सत्याग्रह एट खेड़ा कब हुआ था, 1917, ठीक है। हड़ताल ड्यू टू रौलत एक्ट 1919। महात्मा गांधी कम बैक्स टू इंडिया 1915 एंड कांग्रेस अडॉप्ट्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1920 के बीच में। तो कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, देखो लिखा है महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915, अरेंज द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट सत्याग्रह इन 1917, हड़ताल अगेंस्ट रौलत एक्ट इन 1919 एंड नॉन कॉपरेशन इन 1920। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले महात्मा गांधी कम्स टू इंडिया, 3rd
अब हमें थर्ड ऑप्शन पहले चूज कर लेना है, कितने में है, सी और डी में, तो ए और बी तो हमारे लिए वैसे ही बेकार हो गए, बचा क्या सी और डी, 50-50 का रेशियो हो गया। अब इसके बाद हम जिसके लिए शॉर्ट है, सपोज करो इसमें से आपको 2 नहीं याद थे एग्जाम्पल, तो हम शॉर्ट महात्मा गांधी के लिए तो थे ही कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी आए तभी नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, तो वो तो थर्ड पे था ही, तो हम इसको तो आइडेंटिफाई कर चुके। नाउ नेक्स्ट टू आइडेंटिफाई कि हमारा सत्याग्रह एट खेड़ा है ना, हमने देखा ना चंपारण बिहार, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये तीनों सीक्वेंशियल ऑर्डर में थे, तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारा ये सत्याग्रह आएगा। अब 3 के बाद 1 कहां पर है भाई, दोनों में, अब तीसरे पे आना है हमारे को, ठीक है, सी और डी ऑप्शन अभी तक साथ में ही चल रहे हैं। अब तीसरा क्या था, हड़ताल ड्यू टू रॉलत एक्ट, दिस इज सेकंड कितने में, 1 में, दैट मींस ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। हमें क्रोनोलॉजिकल के आंसर ऐसे ही देने हैं, बिना गलती करे हुए, बिना जल्दबाजी करे हुए, ठीक है। वेरीफाई द ऑप्शंस, हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो जाए, हाँ नहीं होंगे बेटा, बोर्ड के पेपर में ऑप्शंस गलत नहीं होंगे, और आपको ऐसा हर बार लगता है ऑप्शंस गलत होते हैं, कभी कभी टीचर्स जब स्कूल में देते हैं कुछ देते हैं तो प्रिंटिंग एरर्स कैन बी, बट ऑफ कोर्स इन बोर्ड पेपर्स ऑप्शन कैन नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। तभी तो कह रही हूँ एक अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्लस ऑप्शंस, दोनों चीजें चेक करो। डबल वेरिफिकेशन करते हैं ना, LHS इक्वल्स टू RHS करते हैं, मैथ्स में सोल्यूशन निकल जाता है, तब भी x की वैल्यू डाल के हम चेक करते हैं इज दी आंसर, इज दी इक्वेशन मैचिंग टू LHS और RHS, नहीं, सेम काम इसमें कर लो, इजी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स गेव रिजर्व सीट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस को लीड कौन कर रहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। तो इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहां पर डिस्कस हुआ था ये डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, कहां पर डिस्कस हुई थी, पूना सेशन में आंसर लिखा इसलिए बता रहे हो कि सच में पता है, लखनऊ पैक्ट में नहीं हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट में डिमांड्स थी, कितनी डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स थी, ठीक है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, बचा क्या, ठीक है। इट गेव डिप्रेस क्लासेस रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल, हमने पूना पैक्ट जब पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था, ठीक है। चलो 5th पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स हैपेंड ऑन 16 जनवरी 1921, 16 जनवरी 1921 चल क्या रहा होगा, नॉन कॉपरेशन। 1920 और 1921 में क्या चल रहा था, नॉन कॉपरेशन, और नॉन कॉपरेशन में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा था, नहीं लिखा था। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस कंक्लूड हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है। सॉल्ट मार्च वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी, नहीं, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था, वो बाद में हुआ था, बचा क्या, द पुलिस फायर्ड एट पीजेंट्स, डन, बेस्ट वन आउट, अयान डन, ठीक है। कमिंग मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम्स में हमें लिखा है, मैंने क्या बोला है, स्टेटमेंट हमें पूरा पढ़ना है, मैच द कीवर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, मतलब कॉलम ए में हमें कीवर्ड लिखा है, कॉलम बी में क्या लिखा है, उसका मीनिंग। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोला गया था, दिस वॉज फोर्स रिक्रूटमेंट, दैट मीन्स ए का 4 होगा, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, बेगार चेक कर लेते हैं, बेगार, लेबर विदाउट एनी पेमेंट, तो डी का फर्स्ट होगा और ए का 4th होगा। अब पहले हम देख लेते हैं ए का 4th किस ऑप्शन में दिया है, सी में, बस हमें दिमाग ही नहीं मानना, हमें सी ऑप्शन को टैली करते चलना है। सी का 2nd अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, और डी का 1 हो गया, बी का 3rd बायकॉट अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, डन, ऑप्शन टिक्ड। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड आफ्टर द रॉलअप एक्ट हड़ताल एंड डैश टुक कमांड इन अमृतसर, अमृतसर नाम सुनते हमें कौन सा याद आना चाहिए, जलियांवाला बाग मैस्केयर, है ना, एंड हु वाज द लीडिंग रोल, हु वाज इन द लीडिंग रोल, हीरो कौन था, हीरो था, विलेन था, विलेन था ना, है ना, हमारे लोग मारे तो विलेन था ना, हीरो कैसे हो गया, ठीक है, तो विलेन था, तो दैट मींस द विलेन वाज जनरल डायर, ओपन फायर की थी उसने। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, आप असर्शन और रीजन, सारे ऑप्शंस तो क्लियर हैं, ABCD, डायरेक्ट असर्शन स्टेटमेंट पढ़ूं, दिव्यांशी क्लियर है ऑप्शंस, ठीक है। अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडिया इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या कह रहा है, एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, एंगर थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एंड वाज थस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप साथ में भी आ रहे थे, एंड क्लासेस जैसे डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ये क्लास एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम, है ना, हर कोई फ्रीडम तो चाहता ही था इंडिया में। In the first half of 20th century, done. Diverse groups were all tortured by British in one way or the other, है ना, अमृतसर में पंजाबीज को टारगेट कर लिया, उधर पीजेंट्स को टारगेट कर लिया, उधर किसी को अवध के पीजेंट्स को टारगेट कर लिया, उधर खेड़ा के चंपारण बिहार में किसी तरीके से टारगेट कर लिया, मिल वर्कर्स को टारगेट कर लिया, हर ग्रुप को ब्रिटिशर्स अलग अलग टारगेट कर रहे थे। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर,
है ना। नेक्स्ट assertion reason is the British saw Indians as the backward and primitive, incapable of governing themselves, है ना। उनको ऐसा लगता था, ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि इंडियंस तो पागल है, ये हमें रूल करना जानते नहीं है। बिल्कुल ठीक बात लिखी है ना। इंडियंस वर इनएफिशिएंट वर्कर्स, इनएफिशिएंट कैसे से, है ना। एक होता है एफिशिएंट, एक होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव जो टाइम के साथ काम करे, एफिशिएंट होता है जो पैसों के साथ मैनेज करे, मतलब कम पैसों में अच्छी चीज मैनेज करे। तो इंडियंस ऐसे थे क्या, इनएफिशिएंट थे? नो। इफ दे वर इनएफिशिएंट तो आप इंडिया में आके उनको क्यों फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे? अगर वो इनएफिशिएंट थे, आप आर्मी में भर्ती होने के क्यों कह रहे थे? नहीं कह सकते थे ना। तो क्या होगा इसमें? ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, सी ऑप्शन होगा। क्या लिखा है इसमें? हाँ ठीक है। चलो अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन ए के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस कर चुके। क्लैरिटी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स पे और क्लैरिटी बनी? ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लो और आपको सब सारा ज्ञान हो जाए। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू। आप तो फिर भी 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे हो। आप जब तक चैप्टर को एक बार खुद टीचर से पढ़ा, फिर खुद बुक से अंडरलाइन किया हमने एनसीईआरटी से, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए, फिर लिखने की प्रैक्टिस करी, फिर ऐसे फाइनल रिवीजन में किया, तब जाके चैप्टर कहीं पे हमारे दिमाग में एक जगह बनाता है कि यस ये क्वेश्चन आया तो हम ये आंसर लिखेंगे। प्रॉम्प्टनेस तो सीखनी है हमें, आता तो हमें सब है। कहानी तो पूरी समझ ली थी ना नेशनलिज्म इन इंडिया की। ऐसा तो नहीं है कि कहानी समझ नहीं आई, कहानी समझ आ गई। अब क्या नहीं समझ आ रहा कि इस क्वेश्चन में आंसर लिखना क्या है, कितना लिखना है और क्या लिखना है। ठीक है, चलें सेकंड पार्ट पे। गिव एंड लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ गांधीज 11 डिमांड्स टू इरविन। गांधी की 11 डिमांड्स इरविन के लिए कब थी? पहले तो ये पता होना चाहिए कब थी, नहीं पता। गांधी जी प्रेजेंटेड लॉर्ड इरविन विद 11 डिमांड्स बिकॉज ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल conference. Their features are they were both wide ranging and specific in nature and they promoted equality and welfare for all. क्योंकि इसमें क्या पूछा है? 2 फीचर बताने हैं। अब गांधी जी ने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं होगा, कंट्री के लिए मांगा होगा। गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स में क्या मांगा? कंट्री की फ्रीडम, कंट्री के वेलफेयर के लिए, और ये भी बोला था कि इंडियन मेंबर्स होने चाहिए हमारे इसमें, जो आपकी पार्लियामेंट है, जो भी कांग्रेस है, इसमें क्या होना चाहिए? इंडियन मेंबर्स भी होने चाहिए। तो क्या था? स्पेसिफिक थी। ये तो हम मन से भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक थी डिमांड्स, और डिमांड स्पेसिफिक ही होंगी ना। अगर 11 डिमांड्स बोली हैं तो 11 ही डिमांड्स होंगी ना, तो स्पेसिफिक हो गई। ऐसे याद कर लो, 11 डिमांड्स बोली है तो क्या हो गई? स्पेसिफिक, कि मेरी 11 ये डिमांड्स हैं। और दूसरा क्या होगा उसमें? गांधी जी अपने लिए तो कुछ करेंगे नहीं, किसके लिए? इक्वालिटी एंड वेलफेयर फॉर ऑल। लर्न? ठीक है, राइट द आंसर। Why was literature retold and revisited to bring Indians together as a nation? है ना। लिटरेचर क्या होता है? रीडिंग, राइटिंग, जो भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, या जो भी पोम्स, जो भी रेसिटेशंस, जो भी एलिगोरीज, जो भी चीजें हम सुनते हैं, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। ठीक है। अब लिटरेचर रीटोल्ड और रिविजिट क्यों किया गया? टू ब्रिंग इंडियंस बैक टुगेदर एज अ नेशन। क्योंकि कोई भी हम पे वार तभी करता है जब उसको पता होता है कि सामने वाला कमजोर है। ब्रिटिशर्स को क्या लगता था? इंडियंस तो पागल, कम बुद्धि के और पुराने विचारों वाले। पर उन्हें नहीं पता, जब उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी इंट्रोड्यूस की, उससे पहले हम प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पे कर चुके थे इंडिया में, है ना। तो बहुत सारी चीजें थी, और हमारी लाइब्रेरी भी शायद इसीलिए जलाई गई थी, पता है ना। हमारा लिटरेचर जो पूरा इसीलिए जलाया गया था, बिकॉज वी वर मोर पावरफुल इन दिस वर्ल्ड। कितना टाइम लगा था उस लाइब्रेरी को जलते, वो बुझी नहीं थी, बुझ ही नहीं पाई थी कि इतनी टेक्स्ट बुक्स थी और इतना लिटरेचर था उसके अंदर। बेसिकली लिटरेचर को क्यों रिविजिट करना पड़ा? इंडियंस को टुगेदर एज अ नेशन लाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि टीम में भी वो आ जाती है डिस्कम्फर्ट, कि नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं, ये नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। बट गांधी जी वॉज अ गुड लीडर। उन्होंने क्या कहा? इंडियंस को एक साथ नहीं लाएंगे तब तक कुछ काम नहीं बनेगा। और एक साथ कब लाया जाता है? याद करा के। याद है तुझे कि हम साथ में ये करा करते थे? याद है तुझे हम साथ में वो करा करते थे? करते हैं ना हम दोस्तों को, जब दोस्ती टूटने वाली होती है तो हम क्या करते हैं? दिलाते हैं ना कि हम ऐसे मस्ती किया करते थे, हम ये करा करते थे, हम ये करा करते थे। तो गांधी जी ने सेम स्ट्रैटेजीज अपनाई कि उनको लगा कि ब्रिटिशर्स तो इंडियंस को सोचते हैं वो ऑर्थोडॉक्स है, पुरानी सोच के। बट गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी ने इंडियंस को साथ में लाया, उनका अपना ग्लोरियस पास याद दिला के कि इंडिया, भारत हमारी सोने की चिड़िया है, डोंट टेक इट, और हम इसके निवासी हैं, हम यहाँ पर रहने वाले निवासी हैं। आज भी सारे ब्रिटिशर्स, सारे जो भी सब लोग आते हैं, उनको इंडिया के कल्चर, इंडिया के हेरिटेज से प्यार है कि नहीं है? क्यों आते हैं? नहीं तो इंडिया घूमने ही नहीं आते। अगर इंडिया का ग्लोरियस पास्ट नहीं है और इंडिया का ग्लोरियस प्रेजेंट नहीं है तो हमें
कोई चीज को वैल्यू ही नहीं करेंगे हम, पर आते हैं ना, चाहे कुछ भी किया हो पर आते फिर भी है ना विजिट करने। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी, द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट इंडियाज वर प्रिमिटिव एंड ऑर्थोडॉक्स एंड करप्ट, they portrayed their occupation of India as just an action of civilizing the barbarians that the Indians were। उनको क्या लगता था कि बस इतना सिखा दो कि बाल कैसे कटते हैं, ये कैसे होता है, चीजें कैसे होती हैं, मतलब इतना ही बताओ इंडियंस को कि जितना वो सीख सकते हैं। पर उनको नहीं पता था इंडियंस वर अ लॉन्ग वे बैक, वो बहुत सारी चीजें डिस्कवर, इन्वेंट सब कुछ पहले ही कर चुके हैं। Gandhiji and other revolutionaries understood that for the Britishers to realize the power of India and Indians, it was important for Indians to first believe in their glorious past। Indians को important था, Britishers को important नहीं था। किसको important था? Indians को important था कि वो अपने glorious past को क्या करे, याद करे कि हमारा past कितना सुनहरा है, and their capabilities as a nation, है ना। हम अभी कौन सी पार्ट शेयरिंग मॉडल में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, दोनों में है, ठीक है। उसके अलावा हमारा कौन सी वो है, यूएस और स्पेन की कौन सी है, स्पेन की कौन सी और इंडिया की कौन सी है, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर नहीं है हमारी, हमारी क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, हम स्ट्रॉन्ग है ना एज अ नेशन। एक नेशन का विभाजन नहीं हो रखा ना, या विभाजित पार्ट्स आके नहीं मिले ना, डिफरेंट पार्ट्स आके कमिंग टुगेदर फेडरेशन की तरह नहीं मिले ना। हम एक नेशन थे, हमने अपने आप को डिसेंट्रलाइज किया, तो स्ट्रॉन्गनेस कहाँ हुई, जब बड़ा एक घर परिवार होता है और वो परिवार अपने आसपास बाकी सारे घर, अपने आसपास ही बाकी बच्चों को बाकी सारे घर दिखाता है, तो उनकी पूरी कॉलोनी बन जाती है। तो दैट इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन। या सब अलग अलग रहते हैं और कहते हैं ये मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। बताओ, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ ना कमिंग टुगेदर से, है ना। यूनिटी पे आए तो सब स्ट्रॉन्ग है, बट अगर टेक्निकली देखें तो होल्डिंग टुगेदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गांधी जी ने याद दिलाया, हेंस इंडियाज अचीवमेंट्स वर अंडरलाइंड इन अ न्यू कलर बाय रीटेलिंग दी स्टोरीज थ्रू फोक स्टोरीज। फोक स्टोरीज और फोक टेल्स का टाइम आया था ना कि लोगों को कहानी सुनाई जा रही थी बैठे बैठे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज इलिटरेट, है ना। गांधी जी तो लॉ पढ़कर आए थे, बट जो कॉमन मैन था, पीजेंट था, वर्कर था, वो क्या था, इलिटरेट था। जैसे नाई की दुकान पे गए, मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये बात बताई थी कि आइडियाज कैसे स्प्रेड हुए। नाई की दुकान पे गए, कहीं कुछ सामान खरीदने गए, वहां पे क्या करा, कहानी बताते बताते बात फैलाई, ठीक है। दिस इज हाउ लिटरेचर was retold and revisited to Indians by for bringing them together as a nation, ठीक है। इसको लिखना नहीं है आंसर को। Coming to the question, this is an important question और हम सबके मन में भी आता है जब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। How did गांधी जी differ from Ambedkar about his views on Dalits? गांधी जी कैसे डिफर करते थे अपने व्यूज, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो दलित कम्युनिटी को लीड कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम दी दलित कम्युनिटी ओनली, है ना, वो लीड कर रहे थे। अब और गांधी जी के व्यूज कैसे डिफरेंट थे, देखो गांधी जी लॉ पढ़ के आए थे, है ना, और बाहर साउथ अफ्रीका में जो रेशियल चैलेंज चल रहा था उसके अगेंस्ट कर्व करके आए थे। तो उन्होंने क्या समझा कि इट इज जस्ट दी मेंटालिटी, है ना। हिंदू या ब्राह्मण, जैसे हम भी अभी भी जब भी क्लास में बात करते तो व्हाट वी से कि जाट लिखना या पंडित लिखना या ये लिखना, वो क्या है, सिर्फ एक मेंटालिटी है ना। यही तो लिखते हैं अपनी इंस्टाग्राम पे आईडी उस नाम से बनाना या वो चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करना। दैट मीन्स ये हमारे मेंटल लेवल को दिखाता है कि हम मेंटालिटी से क्या सोचते हैं, है ना। वी बिलीव इन व्हाट। तो गांधी जी तो क्या सोचते थे कि दिस इज ऑल ओनली अ मेंटल कर्व जो हमें हटाना है लोगों के उससे। बट बी आर अम्बेडकर जी कौन थे, खुद एक दलित थे। तो उनको क्या लगा कि जब तक दलित कम्युनिटी को अलग से निकाल के एक प्रॉपर, आज भी सीट्स रिजर्व्ड है ना, कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन है ना, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। अलग से क्लास बन जाएगी तो सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन होगा, और जब इनका रिप्रेजेंटेशन होगा तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी। तो सोसाइटी भी हो जाएगी, सोशल भी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सीट्स रिजर्व कर दी, और इकोनॉमिक भी हो गया। तो अंबेडकर जी खुद ये सोचते थे, तो इसीलिए उनके व्यू पॉइंट्स क्या होते थे, डिफर। लड़ाई भी हो गई थी ना सेकंड राउंड ट्रेबल कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी और अंबेडकर जी की, बताई थी ना मैंने, याद है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। गांधी जी बिलीव दैट द अनटचेबिलिटी वाज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट एंड कुड बी चैलेंज्ड इफ पीपल चेंज देयर माइंड्स टुवर्ड्स देम। गांधी जी सोचते थे कि लोग ये सोच लें काला गोरा बस शक्ल का वो है तो इजीली काम हो जाएगा। ये दलित, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, ये सब क्या है, सिर्फ मेंटल सेग्रीगेशंस है, तो इजीली सोसाइटी बन सकती है। बट अंबेडकर जी क्या सोचते थे, अंबेडकर जी हु वाज हिमसेल्फ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कम्युनिटी believed that this problem was deeper and could only be changed if Dalits were treated as a separate community बन गई, सोसाइटी में एक सेपरेट जगह बन गई, and given appropriate political representation away from the shadows of
हिंदूज। क्लियर है? अब इस आंसर को हमें पॉइंट्स में कैसे लिखना है? इस आंसर को हमें पॉइंट्स में लिखना है कि गांधी जी व्यू पॉइंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अंबेडकर जी। ठीक है, हमें जी जरूर लगाना है ना, हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम गांधी और वो बोले। ठीक है, गांधी जी व्यू पॉइंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अंबेडकर जी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट क्या होगा कि गांधी जी बिलीव दैट इट वाज ओनली अ मेंटल कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रक्ट लिखो या कंस्ट्रेंट लिखो, दीज आर द सेम वर्ड्स। और अंबेडकर जी बिलीव इट इज अ सोसाइटल कंस्ट्रेंट, है ना, कि अगर उनको सेपरेट, अंबेडकर जी ने ये बिलीव किया था कि अगर, थर्ड पॉइंट में हमें लिखना है कि अंबेडकर जी बिलीव दैट अगर इनको पॉलिटिकल और अलग से कम्युनिटी बना के रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो देन दिस प्रॉब्लम विल नॉट कर्ब, है ना, दिस प्रॉब्लम विल रिमेन अ प्रॉब्लम। डन द आंसर इन 3 पॉइंट्स। समझ में आ गया? राइट द आंसर फास्ट। ठीक है, 14 को हम स्किप करेंगे, 14 इज नॉट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 14 को हम स्किप करेंगे। कमिंग टू 15, व्हाई वाज द रिजोल्यूशन पास्ड एट द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929? हमें ये पता होना चाहिए, लाहौर सेशन में ही हमारा कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ था? पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था कि अब हमें मजाक मस्ती कुछ नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स जैसे भी प्रलोभन दे रहे हैं, जो भी पोजीशंस का, जो भी पावर का, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, है ना। हम कोई मूवमेंट नहीं करना चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते, ना हम सिविल डिसोबीडियंस करना चाहते हैं, ना हम नॉन कोऑपरेशन करना चाहते हैं, ना हम किसी जलियांवाला मैस्कर का पार्ट बनना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि इंडिया इज आवर कंट्री नॉट योर्स। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कहाँ पे? लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। ठीक है, अब क्यों पास हुआ था? क्योंकि कांग्रेस was a political party at that time, but Congress was taking active participation because कांग्रेस को अब लगा कि अब बहुत हो गया, है ना, अब हमें अपना हक मांग लेना चाहिए। It was extremely important because this was the first time Congress has actively asked for a transfer of power instead of asking for dominant status and responsible government, है ना। मैं सरकार चला रही हूँ, इंडिया की सरकार चला रही हूँ, ऐसी सरकार चला के क्या करोगे जो दूसरे के हाथ में? तो कांग्रेस ने क्या सोचा? पहले सरकार अपने हाथ में ले लो। दिस वॉज अ साइन दैट द डेज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दी कंट्री वर नंबर्ड आफ्टर दिस रेजोल्यूशन। 1929 के बाद भी हम दिन और साल गिनने लग गए थे कि कितने समय बाद हम ये रेजोल्यूशन पास करा के इनकी कमिटीज का मेंबर बन के, क्योंकि कभी भी किसी चीज को कर्व करना होता है तो उसका पार्ट बनना पड़ता है। कभी कभी कोई चीज बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल जाती है तो उसके सिस्टम का पार्ट बनना होता है, और सिस्टम के पार्ट बन के यू कैन नो कि अब कैसे इनको मात देनी है ना, कैसे इनको छोड़ना है पीछे। तो सेम काम हमारे इंडियन सोच रहे थे, और पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास करने का ऑब्जेक्टिव ही यही था लाहौर सेशन का, कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस का, कि अब हमें ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ठीक है, दिस आंसर नीड नॉट टू बी रिटन, इट इज एज सिंपल एज इट इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, 3 मार्क्स का। देखो टाइम हमें बिल्कुल गिनना है कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, 3 नंबर का है तो 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट, सो दैट यू विल बी एबल टू डू योर पेपर इन टाइम। नहीं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। वैसे आप लोग SST जल्दी कर दे रहे हो, 2.5 घंटे में हो गया था ना? कितने में हो गया था? 2.5 घंटे में हो गया था ना, 2:15। ठीक है, तो ये टाइम है ना, सोने के लिए नहीं मिला कि बोर्ड की कॉपी बंद करके सो जाओ। रीचेकिंग करो, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जामिनर को दिखाओ कि मैंने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा है, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, है ना। डायग्राम तो क्वेश्चन लिखते वक्त ही बना लोगे, बाद में थोड़ी डायग्राम का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन लिखते वक्त ही तो उसका डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करोगे, बट स्टिल जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग ब्लू पेन से ही लिखोगे, ऑफ कोर्स ब्लैक विल नॉट बी यूज्ड। तो आप 2 बार इंट्रोडक्शन को अंडरलाइन करो पेंसिल से कि ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है 5 मार्क्स के आंसर में, फिर जो आंसर आपने पूछा है वो लिखा है, एंड देन आई हैव रिटन दी कॉन्क्लूजन टू कॉन्क्लूड। तुम्हें अभी बेहोशी में हो कि 5 नंबर के आंसर में कैसे लिखना है। फिर से डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार जब चैप्टर पढ़ा रही थी, रिवाइज कराया था, बार बार बताया कि ये क्वेश्चन बहुत 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 बार रिपीट हुआ है। डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो आएगा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन बताओ तो भी यही चेपना है, इम्प्लीकेशन बताओ तो भी यही आंसर चेपना है। क्योंकि मैंने बताया था ना, जब भी लड़ाई होती है क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, गुड्स प्राइसेस बढ़ जाती हैं, लोग, और बाई चांस की बात है उसी टाइम पे क्या हो जाता है? क्रॉप फेलियर हो जाता है ना। ये कॉमन आंसर है, हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो बस इसमें थोड़ा सिस्टमैटिकली ड्रॉ करके लिखना है, क्योंकि तुम 10th A के बच्चे हो और अच्छे मार्क्स लिखने हैं इसीलिए। ठीक है, तो अभी तो अब देखा, डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। हमसे कौन सी सिचुएशन पूछी है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब पॉलिटिकल सिचुएशन तो खराब हो गई भाई, लड़ाई हो गई तो क्या हो गया? डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया ना।
लड़ाई होगी तो चाहिए होंगे ना, बूट भी चाहिए होंगे, गन भी चाहिए होगी, सामान भी चाहिए होगा, तो क्या बढ़ेगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट क्या थी भाई? 1914 टू 1918। ठीक है, दो पावर्स थी, अलाइड और एक्सिस। ठीक है, it led to the huge increase in defense expenditure. To balance this, income tax and custom duties were levied on Indian citizens. ठीक है, क्या था, सबसे पहला डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया था, उसको टैक्स वसूलने से बराबर किया जा रहा था, और फिर इसीलिए किस पे टैक्स बढ़ गया, इंडियंस पे टैक्स बढ़ गया। ठीक है, कमिंग टू सेकंड, विलेजर्स। अब हमने पहले नॉर्मल इंडियंस की बात की, कंप्लीट पूरे इंडिया की बात की कि टैक्स बढ़ गया डिफेंस एक्सपेंडिचर के कारण। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ कि हमने सोल्जर्स को, विलेजर्स को क्या कहा, सोल्जर सप्लाई करो, और क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, है ना, अनफोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। भाई सब चले जाएंगे तो खेती कौन करेगा, फोर्स रिक्रूटमेंट हो गया ना आर्मी में, डिफेंस के कारण, लड़ाई के कारण। ठीक है, क्या इंडिया पार्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? इनडायरेक्टली था, डायरेक्टली नहीं था, है ना, डायरेक्टली पार्ट नहीं था, पर इनडायरेक्टली था, क्योंकि ब्रिटेन इंडिया में था उस टाइम, हमें रूल कर रहा था, तो इनडायरेक्टली इंडिया वाज अ पार्ट। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918। हमें ईयर याद नहीं भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज डबल्ड। ठीक है, जब प्राइस डबल हो जाएगी तो क्या होगा, कॉमन पीपल के लिए तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी कि वो खरीद नहीं पाएगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, आ गया क्रॉप फेलियर, नहीं आया, देखो मैंने कहा था क्रॉप फेलियर आंसर में आएगा। क्रॉप फेल्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट फूड shortage. Epidemic spread and affected a large number of people. Mention any 3 of the 4 points to get. पहला पॉइंट क्या होगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर रोज हो गया इसीलिए टैक्सेस बढ़ा दिए। दूसरा पॉइंट, है ना, इसीलिए खेती नहीं हो पा रही थी। ठीक है, विलेजर्स रिसेंटमेंट आ गया था, विलेजर्स में वाइड स्प्रेड, और डबल एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस क्या हो गए, डबल हो गए। डन, कैन वी राइट द आंसर फटाफट। Soon as the examiner will not understand what the child has written, he will not give marks. और बहुत बेटर ट्रुथ है कि एग्जामिनर्स को कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, और वो जितनी ज़्यादा कॉपी चेक करेंगे उनको प्रैक्टिकल सेंस में मैं इनको बता चुकी हूँ कि जितनी ज़्यादा कॉपी चेक करेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आपकी कॉपी ने उनको कंस्टेंट किया तो मार्क्स काटने में देर नहीं करेंगे। आंसर भूल गई? डिफेंस एक्सपेंडिचर। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद करते क्या होगा, लड़ाई में क्या होता है, डिफेंस। याद करने का लिंक ही यही है। Come to the next question. Who designed the Swaraj flag in 1921 and explain the main features of this flag? स्वराज फ्लैग पहले तो हमें पता होना चाहिए, सैफरन ग्रीन और व्हाइट कलर का नहीं था, किसका था, रेड ग्रीन एंड व्हाइट। ठीक है, उसमें चक्र वैसे ही था क्योंकि गांधी जी का जो खादी वाला चक्र था, याद है, गोल सा चक्र कि हम खादी खुद ही अपने नेशन में बनाएंगे सेल्फ हेल्प के लिए, तो वो उसमें गोल सा चक्र था। तो डिजाइन किसने किया होगा, डिजाइन बाय महात्मा गांधी इन 1921। ठीक है, फीचर्स क्या थे, 3 कलर से, रेड ग्रीन एंड व्हाइट, बीच में स्पिनिंग व्हील था, ऐसा वाला गांधी जी का वो स्पिनिंग व्हील नहीं देखा, एक स्पिनिंग चरखा नहीं देखा, ऐसा वाला चरखा, और ऐसे करके ऐसे गांधी जी की फोटो के साथ हम हर बार क्रिएटिव में भी लगाते हैं। ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग ऑफ रेड ग्रीन एंड व्हाइट कलर, चरखा विच वॉज रिप्रेजेंटिंग स्पिनिंग व्हील, चरखा विच रिप्रेजेंट सेल्फ हेल्प। और थर्ड क्या था, कैरिंग दिस फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस कि यस वी विल डिफीट यू इन एनी मैनर, है ना, हम आपकी नहीं चलने देंगे। जब भी हम कोई सिंबल लेके चलते हैं, आईडी कार्ड पहन के चलते हैं, दैट इज ऑल्सो सिंबल दैट यू रिप्रेजेंट टू दिस स्कूल। यूनिफॉर्म पहनते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सिंबल दैट यू रिप्रेजेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो, तो ये सिंबल है, यस वी कैन नॉट बी अलॉफ्टेड, वी कैन नॉट बी डिफाइड, डिफीटेड। डन, इजी है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है। 3 कलर हैं, याद हो गए, 3 कलर बताना जल्दी, व्हाइट, है ना, रेड ग्रीन व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा सा लगता है, तो याद कर लो। गांधी जी ने कब बनाया था, 1921 में। क्या था बीच में, एक स्पिनिंग व्हील, है ना, स्पिनिंग व्हील दैट रिप्रेजेंटेड सेल्फ केयर, और जब उसको होल्ड करके चलते थे तो वी विल नॉट बी डिफीटेड, ये फीलिंग मन में है। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट करते हैं, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, है ना, जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर, पंजाब। डन, पहला पॉइंट हो गया खत्म। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑन दैट डे क्राउड ऑफ विलेजर्स हु कम टू अमृतसर टू अटेंड अ फेयर गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। सारे लोग बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे। ठीक है, थर्ड, आउटसाइड द सिटी से, उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है,
यहाँ पे शहर के बाहर थे ना, तो उनको क्या पता कि वो त्योहार मनाने आए हो या मार्शल लॉ लगा हुआ है। कोई भी हमारे यहाँ से आएगा उसे पता होगा कि कल यहाँ बारिश हुई है इसलिए गड्ढों में पानी भरा है? डेफिनेटली नॉट। तो सेम वो था कि उनको नहीं पता था। डायर एंटर्ड द एरिया, क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ लगा रखा था कि कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होंगी, बट उनका त्योहार था, त्योहार पे तो पब्लिक गैदरिंग्स होती ही है ना। जैसे हमने लोहड़ी पे वो किया था सब कुछ, तो वैसे ही कुछ सिस्टम था उस दिन भी, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। जो बैसाखी है इट इज ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट गेट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड एंड किल हंड्रेड्स। इजी लिख सकते हैं, याद है वैसे तो हमें ये वाला, है ना। चलो एक बार रिवाइज कर लें। जलियांवाला बाग मैसेकर बताओ फटाफट। इंसिडेंट भी बोलते हैं, मैसेकर बोलते हैं। मैसेकर क्यों बोलते हैं मैंने आपको उस दिन भी बताया था। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैसेकर? लोगों की जब जान जाती है उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? मैसेकर, है ना। जलियांवाला बाग मैसेकर, कौन था विलन? जनरल डायर। क्या किया था? एग्जिट गेट्स बंद, ओपन फायर ऑन दी क्राउड। कब? 13 अप्रैल 1999 एट जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब। 1919। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ अवध इन द डेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। अवध के पीजेंट्स को बचाने के लिए कौन आया था? बाबा रामचंद्र। याद है ना, बाबा रामचंद्र अवध के पीजेंट्स को बचाने के लिए आए थे। तो चलो क्या प्रॉब्लम्स थी जो बचाना पड़ा, है ना। प्रॉब्लम्स होंगी, इसमें हमने एक सिस्टम पढ़ा था, कौन सा? बेगार। बेगार का मतलब वर्क विदाउट पे। बेगार, वर्क विदाउट पे। बेगार याद करना है तो कौन सा सीरियल याद करना है? चकोर। बताया था ना मैंने, बेगार याद करना है तो कौन सा सीरियल याद करना है? चकोर। स्टैंप लगा दी, ये हमारा हो गया, ये लेबर बिलोंग्स टू बंदी हो गया। हाँ ठीक है। 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय peasants of Awadh were as follows. Talukdars and landlords demanded exorbitantly high rents and cesses from the peasants. High rent मांग रहे थे, बिल्कुल मांगेंगे, लैंड उनका नहीं है, लैंड पीजेंट्स का तो था ही नहीं ना। पीजेंट्स तो लैंडलेस थे, लैंडलेस लेबर्स थी पीजेंट, तो उनके पास लैंड नहीं था तो क्या मांगा? हाई रेंट। ये प्रॉब्लम थी, हाई रेंट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि फसल इतनी नहीं होगी तो रेंट ज्यादा कैसे दे देंगे। दूसरा, पीजेंट्स वर मेड टू वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट थ्रू बेगार सिस्टम ऑफ लेबर। एक सिस्टम बना रखा है बेगार का कि भाई आप काम करोगे, अगर आपके पास लैंड नहीं है और आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, है ना, जितनी वो ग्रेन ग्रो करते थे उसमें से 1/3 प्रोपोर्शन दे देते थे उनको कि आप बिना पे के काम करो, आपको बस इतना सा हम खाने के लिए देंगे। और कुछ कुछ तो नहीं भी देते थे, जब ग्रो फसल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हुई तो वो भी नहीं देते थे। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम वाज नोन एज बेगार। और थर्ड क्या था? थर्ड क्या था? अगर सपोज करो कि मैंने आपका लैंड लिया और मैं इस लैंड पे कुछ काम कर रहा हूँ, तो उनको बार बार लैंड शिफ्ट करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को क्या लगता था कि ये लैंड कहीं अपने नाम पे जब्त ना कर ले, कि ये मेरा लैंड है। इसलिए लैंडलॉर्ड्स बार बार टेनेंट्स और पीजेंट्स को शिफ्ट करते रहते थे। जैसे किराए के मकान में नहीं होता है कि 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, फिर कोई 2 साल 3 साल के बाद कहता है कि रेंट का घर खाली करो। क्यों खाली करो? क्योंकि कब्जा ना कर ले। तो ऐसे ही वो पीजेंट्स के साथ करते थे कि पीजेंट्स ये ना कह दें कि ये लैंड हमारी है, हम इस पे सालों से फसल ग्रो कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई पीजेंट्स हैड्स टू शिफ्ट अगेन एंड अगेन। तो 3 पॉइंट्स हैं इसके, मेजर 3 प्रॉब्लम्स क्या थी? लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड हाई रेंट। लैंडलॉर्ड्स क्या डिमांड कर रहे थे? हाई रेंट। दूसरा, बेगार सिस्टम के अंडर वो वर्क विदाउट पे कर रहे थे। और तीसरा कि नो सिक्योरिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। नो सिक्योरिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। क्वेश्चन में लिखेंगे आप पीजेंट्स ऑफ अवध और उसके बाद 3 पॉइंट्स लिखे फटाफट यही वाले। हाँ बस अवध के पीजेंट्स की प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स ऑफ अवध। शॉर्ट, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ। इवैल्यूएट क्या करना है? इवैल्यूएट करना है किसका? कंट्रीब्यूशन किसका? फोकलोर्स, सॉन्ग्स, है ना, पॉपुलर प्रिंट्स एक्सेट्रा इन शेपिंग द नेशनलिज्म ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल तो चल रही है, जैसे अभी बोर्ड्स के लिए तैयारी चल रही है, बट सैंपल पेपर का कोई रोल है ना? टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, कोई रोल है? डाउट क्लासेस का कोई रोल है? प्री बोर्ड के पेपर्स का कोई रोल है कि नहीं है? सब चीज का रोल है ना। तो क्या अब मैं बोलूं कि पेपर खत्म होने के बाद मैं तुमसे बोलूं, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल होने के बाद मैं तुमसे बोलूं कि बेटा एक्सप्लेन द रोल ऑफ सैंपल पेपर्स दिस 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 इन दी प्रिपरेशन ऑफ 10th बोर्ड्स, तो क्या रोल होगा? बताओ, जल्दी बताओ। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पेंच कर दिया है। क्या रोल है कि अगर हम एक सैंपल पेपर कर लेते हैं तो हमें इतना अंदाजा लग जाता है कि व्हाट आर लिमिटेशंस एंड व्हाट आर प्लस पॉइंट्स।
है ना। हम प्री बोर्ड का पेपर सबके साथ बैठ के 3 घंटे की ड्यूरेशन में देते हैं तो हम टाइम मैनेजमेंट सीख पाते हैं। दीज विल बी द डिफरेंट पॉइंट्स। तो ऐसे ही जब नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए हमने फोकलोर, स्प्रिंट्स, एलिगोरीज और नेशनल सॉन्ग्स का यूज किया, तो क्या रिप्रेजेंट करा होगा इन्होंने? नेशनल यूनिटी, नेशनल आइडेंटिटी। यस और नो? हम सब एक साथ बैठ के करते हैं तो ये आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करता कि हम यहाँ पर होराइजन कंपटीशन स्कूल में इस टीचर के साथ काम कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी। हमारे दिमाग में भी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे ही क्या है, ऑल इंडियंस आर वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम कॉज, है ना। तो नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। हमने एक एलिगोरी अपनी बना रखी है, क्या है? भारत माता, है ना, विच रिप्रेजेंट्स नेशन एज अ मदरलैंड, नेशन एज अ मदरलैंड। तभी हम सुबह उठ के धरती माँ को छूते भी हैं। छूते हैं ना? नहीं छूते? छुआ करो कि थैंक गॉड यू गेव मी द नेक्स्ट डे टू सी द सन, सी द ब्यूटीफुल स्काई, सी द ब्यूटीफुल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, है ना। ठीक है, तो धरती हमारी माता है, ऐसे ही भारत भी हमारी माता है। तो भारत माता की मदरलैंड उसको बोलते हैं, इसीलिए हम उसको छूते भी हैं। तो और अभी मैं गा रही थी थोड़ी देर पहले कि नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। क्या करा नेशनल सॉन्ग ने? क्या जागृत करा हमारे अंदर? एक नेशनलिज्म की फीलिंग, है ना, इन अ डिफरेंट टोन, डिफरेंट वे। हम गाना सुनते हैं, हम पार्टी करते हैं तो हम पार्टी वाले गाने सुनते हैं, हम भजन करते हैं तो सत्संग करते हैं तो भजन वाले भजन सुनते हैं। दैट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो माहौल को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों ने क्या हेल्प की? नेशनलिज्म की फीलिंग को अरोज करने में हेल्प की ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। Let's read the answer. History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a major role. ऐसे ही आप बोलोगे सैम्पल पेपर, प्री बोर्ड, this revision classes, this played a major role in my success in the coming board results, है ना। अब various folk songs, tales, symbols like national flag and tricolor flag gave a sense of identity to people. अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमने अपना स्वराज फ्लैग पहले ही बना लिया था तो इसने हमें क्या दी थी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स ना हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, ना हम आगरा में रहने वाले हैं, ना हम कहीं पे रहने वाले हैं। हम कौन हैं? वी आर ऑल इंडियंस। कल भी मैंने यही बोला था कि वी आर ऑल इंडियंस, है ना। हमें आइडेंटिटी मिली कि दैट हम वी रिप्रेजेंट टू अ नेशन एंड दैट नेशन इज इंडिया, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इंडियंस। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि हमें एक कॉमन आइडेंटिटी मिली। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन सब ने क्या बताया? कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, नेशनल सॉन्ग्स लाइक वंदे मातरम इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ belonging, uniting people from different languages, because Vande Mataram was written by Chattopadhyay and he was a Bengali. आप इसके लिरिक्स सुनो, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, है ना। ये उसके लिए है जो हवाएं बहती हैं हिमालयाज में। हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट किया है इस पूरे सॉन्ग ने। जो कंट्री में ऊपर हवाएं बहती है ना, मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, है ना, सुना है ना। ये सारा स्टैंजा, जो भी स्टैंजा आएगा, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित, कुछ लोग बोलते हैं उसको पुल्ल कुसुमित, है ना। दिस इज फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी। डांस फॉर्म्स, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, स्केड्यूल लैंग्वेजेस, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड। कभी हमें किसी ने मतलब ऐसे बताया नहीं मैम, है ना। तो मैंने भी नहीं बताया नेशनलिज्म पढ़ाते हुए, आज बताया। ठीक है, तो दिस क्रिएटेड अ आइडेंटिटी। नेशनल सॉन्ग ने क्या किया? लोगों को यूनाइट किया। कैसे यूनाइट किया? हिमालय की भी बात की उसमें, है ना, डांस फॉर्म्स की भी बात की, डिफरेंट भाषाओं की भी बात की। तो हम क्या हो गए? सारी कम्युनिटीज यूनाइट हो गए। पहला एग्जाम्पल किसका? नेशनल फ्लैग का, जिसने लोगों को क्या दी? एक आइडेंटिटी। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ने क्या किया? लोगों को यूनाइट। 2 पॉइंट्स लर्न हो गए। थर्ड पे आ जाते हैं, फोकटेल सॉन्ग्स और हिम्स ने क्या किया? अपने अपने कल्चर को वो किया। आज भी जब पोम्स होती हैं, जब हम बहुत सारे कवित्री कवियों को सुनते हैं, तो कोई हिंदी में बोलता है, कोई ब्रज में बोलता है, कोई किसी में बोलता है, रिप्रेजेंटिंग वेरियस कम्युनिटीज ऑफ अ सिंगल नेशन, है ना। तो दैट्स ऑल्सो क्रिएट अ सेल्फ आइडेंटिटी। लाइकवाइज खादी चक्र यूज्ड बाय महात्मा गांधी बिकम सिंबल्स ऑफ एजिटेशन एंड रेजिस्टेंस। अभी हमने खादी का चक्र देखा था ना, तो वो चक्र क्या होगा? एजिटेशन, कि हम परेशान हो चुके हैं, हम अपना काम अपनी सेल्फ हेल्प खुद कर सकते हैं, आप हमारे नेशन को छोड़िए और भागिए। ठीक है, जितने मूवमेंट्स हुए, मूवमेंट्स ऑल्सो प्लेड अ रोल। जितने मूवमेंट्स हुए उन लोगों ने भी रिप्रेजेंट किया कि दैट वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द
freedom. और in Bengal Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and, ठीक है, खुद पोम्स लिखना। रविंद्रनाथ टैगोर की हमने बहुत सारी पोम्स देखी भी हैं, चैप्टर में भी आती हैं, ठीक है। तो ये सारा किसके लिए चल रहा था? सिर्फ किसके लिए? नेशनलिज्म की फीलिंग को शेप करने के लिए ड्यूरिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल। लिख सकते हैं, लिख लो, बस टॉपिक लिख लो और उसके बाद आंसर बाद में लिखना। याद रहना चाहिए, ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा लो इस पे। स्टार्ट शेड्यूल लैंग्वेजेस, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की? पहला पॉइंट हम इसमें अगर देख लेते हैं तो नॉट ऑल पार्टिसिपेंट्स वर मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज टू द सेम एक्सटेंट। क्योंकि मैंने क्या बोला था, जैसे हमने चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है, ऐसे स्वराज का मीनिंग भी सबके लिए क्या था? अलग अलग। बोला था मैंने, बताया था। अतुल क्या हो गया? कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स। कांग्रेस ने किसको इग्नोर कर दिया था? दलित्स ने। महात्मा गांधी वाज आल्सो अ मेंबर, लड़ाई हो गई थी अंबेडकर जी से, तो दलित्स को इग्नोर कर दिया था। दिस वाज सो बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ ऑफेंडिंग दी सनातनीज। जो सनातन धर्म महाकुंभ चल रहा है अभी, है ना। अपर कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं वो सब सही है, बाकी जो करते हैं वो गलत है। Thus they received half-hearted support from various social groups. एक सोसाइटी है, सपोज करो एक सोसाइटी में जैसे तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास में गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। अगर हम दोनों को साथ में लेके नहीं चलेंगे और एक जेंडर सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें गर्ल्स का कोई मतलब ही नहीं है, तो वुड यू टेक एनी इंटरेस्ट? नो। कौन इंटरेस्ट लेगा? सिर्फ बॉयज। तो वुड आई बी एबल टू अचीव द मैक्सिमम रेजोल्यूशन ऑफ द सेम? नहीं कर पाऊंगी ना। क्यों? क्योंकि मैं आपके ग्रुप की तो बात ही नहीं कर रही, आपके सोशल ग्रुप को तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने किसकी बात करी? सिर्फ बॉयज की। तो यही इंटरेस्ट लेंगे। फर्स्ट पॉइंट नोटेड क्या था? सोशल ग्रुप्स एक्सक्लूडेड। पहले पॉइंट का सार क्या था? सोशल ग्रुप्स, है ना, दलित। एग्जाम्पल दलित। फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस केम टू मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द ओपनली रिलीजियस nationalist groups like Hindu Mahasabha, which developed mistrust in other religion groups and regarding its intention as programs. जब आप एक कम्युनिटी को लेके कोई प्रोग्राम या कोई इवेंट लॉन्च करोगे, सपोज करो कि अग्रवाल समाज कुछ कर रहा है, तो डेफिनेटली जैनी सोचेगा मेरा क्या मतलब है, ये अग्रवाल समाज का प्रोग्राम है, मैं क्यों जाऊं? यस और नो? तो सेम क्या हो रहा था दूसरी कम्युनिटीज में? क्या पैदा हो रहा था? डिस्ट्रस्ट, है ना। हिंदू महासभा, हिंदूज की अलग क्लास ने बना रखा था इस ग्रुप को और उसी पे काम हो रहा था। तो दूसरी रिलीजन कम्युनिटीज क्या सोचेंगे? रिलीजियस कम्युनिटीज, वुड क्रिश्चियंस बी अ पार्ट? रहे तो इंडिया में रहे ना सब। वुड मुस्लिम्स बी अ पार्ट? नो। पहला क्या था? सोशल कम्युनिटीज, सोशल ग्रुप्स। और दूसरा क्या था? रिलीजियस ग्रुप्स। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? अरे बोल दो भाई, कुछ बोलो। हाँ, थर्ड, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ही, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद ही हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली को साथ में बुला लिया था। दैट्स व्हाई द मूवमेंट केम टू बी नोन एज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, है ना। एंड खिलाफत क्यों बोला था? खलीफा इज द हेड ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन द इस्लाम, है ना। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हो गया था उसके बाद, इसीलिए मुस्लिम्स क्या हो गए थे? एलिनेटेड। तो वही वहां पे रिलीजियस कम्युनिटीज बोल दिया है और थर्ड पॉइंट में क्या बोल दिया है? मुस्लिम्स। थर्ड पॉइंट में स्पेसिफिकली किसके लिए बोला है? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, आफ्टर नॉन कॉपरेशन। तो थर्ड पॉइंट में आप मुस्लिम कम्युनिटी ना याद करके क्या याद करोगे? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। देन यू कैन मेक द पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? सोशल ग्रुप्स। दूसरा पॉइंट रिलीजियस ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स फेल एलिनेटेड। और थर्ड नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। डन। फोर्थ पॉइंट में एज रिलेशंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्सनड, खराब होते चले गए, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फर्वर। मिलिटेंट फर्वर इज अपनी अपनी सेना ले आए, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। दिस प्रोवोक्ड हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रायोट्स इन वेरियस सिटीज, है ना। वो बंदर दो बिल्लियों को लड़ा के क्या ले रहे थे? मजे। बंदर कौन था? ब्रिटिशर्स। और दो बिल्लियां कौन थी? एक हिंदू एक मुस्लिम। डिवाइडेड, रायोट्स करा दिए, ठीक है। तो रायोट्स, डिस्कम्फर्ट बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज। और फिफ्थ इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सोशल नॉर्म्स, इकोनॉमी इन मैनी वेज एज पॉसिबल।
हो गया होगा ना, सोशल ग्रुप्स में डिवाइड हुआ, फिर रिलीजियस में डिवाइड हुआ, फिर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट आया, मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में डिसयूनिटी आई, डिस्कम्फर्ट आया, रायोट्स हुए, और फिर क्या हुआ अल्टीमेटली, कास्ट सोशल ग्रुप्स तब से चले आ रहे हैं। तो यू कैन नॉट कर्ब इट इन वन डे। डन? शैल वी मूव टू नेक्स्ट? ठीक है। ऑल सोशल ग्रुप्स वर नॉट मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ। सेम देखो ना, ऑल सोशल ग्रुप्स वर नॉट मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। एनसीईआरटी की लाइन लिखी है कि सारे सोशल ग्रुप्स स्वराज के कॉन्सेप्ट में मूव नहीं करे थे। हाईलाइट द लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। लिमिटेशंस क्या थी? सेम लास्ट वाला पॉइंट, डिस्कम्फर्ट एंड डिसयूनिटी एंड क्रिएटेड कास्ट ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स। Coming to 23, explain the importance of Salt March of Mahatma Gandhi as a symbol to unite the nations. कहां से कहां तक स्टार्ट की थी सॉल्ट मार्च? साबरमती आश्रम से डांडी गुजरात। दो चीजें, कितने वर्कर्स के साथ? कितने वर्कर्स, कितनी माइल्स? 230 की 240? लिख लो, पढ़ लेना, माइल्स और मेंबर्स। चलो, सॉल्ट एज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट की अगर बात करते हैं, सॉल्ट पे टैक्स लेते थे ब्रिटिशर्स हमसे, और टैक्स सॉल्ट हम खुद बना सकते थे क्योंकि हमारे शोर्स पे समुद्र का पानी खारा या मीठा? खारा, है ना, सॉल्ट होता है। ऑफ कोर्स वी कैन मैन्युफैक्चर सॉल्ट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट मार्च इज एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ब्रॉट द सॉल्ट लॉ विद द मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। कहां से स्टार्ट की थी? साबरमती से मार्च स्टार्ट की थी, डांडी पे खत्म की थी, और क्या ब्रोक किया था? सॉल्ट लॉ। पहला पॉइंट क्या हो गया? सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। कहां से कहां तक चले सॉल्ट बनाने के लिए? साबरमती टू डांडी। सेकंड पॉइंट, थाउजेंड्स अदर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। वही बैठ के बनाया था सामने ही। अब करो जो कर सकते हो, ठीक है। यूनिटी का सिंबल था ना, क्या पूछा है? सिंबल टू यूनाइट दी नेशन। क्यों नमक को क्यों यूज किया? बेसिक कमोडिटी का पार्ट है भाई, कुछ भी बना लो नमक के बिना अधूरा है ना। अभी भी हम कितना भी बड़ा भंडारा कर लें, कितना भी बड़ा खाना बना लें, पूरी दुनिया को खिला दें, बट विदाउट सॉल्ट कोई टेस्ट नहीं है, एवरीथिंग इज टेस्टलेस, ठीक है। तो गांधी जी सॉ इट एज अ सिंबल टू यूनाइट दी नेशन, ठीक है। थाउजेंड अदर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक दी सॉल्ट लॉ। पहले गांधी जी ने ब्रोक किया, फिर दूसरे पॉइंट में हमने क्या लिखा? बाकी सबने ब्रोक किया, और गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के सामने क्या बनाया? नमक, सॉल्ट। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड अभी अभी हमने पढ़ा था, अब प्रोटेस्टरी मूवमेंट, है ना, ठीक है। थाउजेंड्स बायकॉटेड, फॉरेन क्लोथ्स बायकॉट कर दिए थे, क्या करने के लिए? खादी पहनने के लिए, कि अब नहीं पहनेंगे, now we will not purchase foreign clothes, and peasants refused to pay revenue and चौकीदारी taxes, कि now we will not pay taxes। पहला क्या था? ब्रोक, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रोक किया। दूसरा क्या था? थाउजेंड ऑफ पीपल ने खुद सॉल्ट बनाया गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के पास। तीसरा, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बायकॉटेड। फोर्थ है, पीजेंट्स और चौकीदारी टैक्सेस मना कर दिया, हम नहीं देंगे। Fifth, in many places, people who lived in forest violated forest laws by going into reserve forest to collect wood and graze cattle, है ना। फॉरेस्ट को रिजर्व रखा हुआ था ना, रिजर्व फॉरेस्ट होने चाहिए ना 33% हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट लॉ बहुत सारे फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने ब्रेक कर दिए थे। एंड इन द कंट्री, रिच साइड पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स वर एक्टिव इन दी मूवमेंट। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट लिखने हैं, तो हमने 5 पॉइंट कर लिए, ठीक है। बिजनेस क्लास वर्कर्स ऑफ नागपुर एंड वुमेन ऑल्सो ज्वाइन दी मूवमेंट। वी हैव टू राइट एनी 5 पॉइंट्स। लिख सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज अ सिंबल टू यूनाइट दी नेशन। पहला, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, जल्दी जल्दी मेरे साथ। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया और साबरमती आश्रम से डांडी तक, ठीक है। फिर थाउजेंड ऑफ पीपल ने किया और सॉल्ट बनाया, कहां पे? गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने। तीसरा, बायकॉटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। फोर्थ, पीजेंट्स और चौकीदारी टैक्सेस नहीं करे। फिफ्थ, फॉरेस्ट वाली कम्युनिटीज ने फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में घुस के वुड यूज की, वुड काटना, कैटल रियरिंग के लिए वुड काटना स्टार्ट की। लास्ट बट द लीस्ट, प्लेटर पे सर्व करा हुआ मैप, बड़ा इजी सा मैप आता है
2 places A and B are marked. बहुत अमृतसर बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, पर बिना पढ़े मत लिखना। मैं कह रही हूँ कुछ भी हो सकता है, बिना पढ़े मत लिखना। अ प्लेस इन पंजाब वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, अमृतसर। मोहित ने तो प्लान भी बनाया चलने का बोर्ड्स के बाद, है ना, कि जलियांवाला बाग देख के आएंगे मैम, बाग का बॉर्डर देख के आएंगे। ठीक है, पहले तुम अगर आंसर में ये मार्क नहीं करके आए तो देख लेना। अ प्लेस इन गुजरात एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साबरमती। डांडी कि साबरमती? डांडी। एसोसिएटेड बोला है, स्टार्टेड नहीं बोला है, इसीलिए पढ़ा रही हूँ बेटा, इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि पढ़ लो। A place in Gujarat associated with the beginning of the civil disobedience movement. Salt law तो स्टार्ट हुआ था ना, सॉल्ट मार्च तो स्टार्ट हुआ था, तो what we mark is, यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट में हमेशा क्या मार्क करते हैं? डांडी। ठीक है, गुजरात यही है ना, यही है ना, यही एरिया है ना गुजरात का, और पंजाब का ये एरिया है। ठीक है, डन। चैप्टर कंप्लीटेड विथ 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 नहीं थे, केस बेस नहीं थी, 5 मार्कर्स एंड मैप। ठीक है, डन। ठीक है,